हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में पॉइंट 3 तक मैंने डिस्कस कर चुका था। आज हम पॉइंट 4 से डिस्कस करेंगे रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक में। पॉइंट 4 का आपका पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी, यानी रिसर्च में हम एक्यूरेसी का भी ध्यान रखेंगे। जब भी हम रिसर्च करेंगे तो आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। यानी it is closely related to validity. It is also the degree to which research process, instrument and tools are related to each other. जब भी हम रिसर्च करेंगे तो एक्यूरेसी इस बात की रखनी पड़ेगी ध्यान कि रिसर्च प्रोसेस में कौन सी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे, कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, क्योंकि इनका बेस्ट तरीके से यूज़ करके ही हम अपनी एक्यूरेसी को मेज़र कर सकते हैं। एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए रिसर्च टूल्स का यूज़ किया जाता है। रिसर्च टूल्स को इस प्रकार सेलेक्ट करना, इस प्रकार बेस्ट पॉसिबल में सेलेक्ट करना ताकि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो जाए। यानी रिसर्च टूल्स को हम एक्यूरेसी के साथ अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारी रिसर्च अच्छी हो जाएगी। हम जो भी चाहेंगे, जो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वो ईजिली आसानी से मुझे मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम रिसर्च प्रोसेस में जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स को हम सेलेक्ट करते हैं वो इस तरीके से सेलेक्ट करें कि हमारी एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, और उस बेसिस पे हम जो भी प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वो इसलिए हमारे पास आ जाए। ठीक है। इसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी में ये बोला जाता है कि जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो डेटा आपको कलेक्ट करने होते हैं दो तरीके से, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। लेकिन क्या होता है, क्रेडिबिलिटी यहाँ पे इसलिए आता है कि अब जब भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उस बेसिस पे ये होता है कि रिसर्चर वहाँ पे वो सेकेंडरी डेटा को प्रेफर करता है। सेकेंडरी डेटा को प्रेफर करने के बेसिस पे वो अपने एविडेंस कलेक्ट करता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए वो डेटा कलेक्ट करता है, उसके रिगार्डिंग वो अपने सर्वे करता है और डेटा कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि वो पहले रिलाय होगा, पहले विश्वास करेगा कि जो भी सेकेंडरी डेटा है वो उसके प्रॉब्लम से मैच करती है। यानी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डेटा चाहिए वो सेकेंडरी डेटा से उसे मिल जा रही है। तो इसके लिए वो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि आपको पहले ट्रस्ट होनी चाहिए, आप पहले विश्वास करोगे कि हाँ, मैं जो सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहा हूँ उस सेकेंडरी डेटा से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, एक बेस्ट सोर्स होती है। दिस इज़ योर बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रोसीजर। ये बेस्ट प्रोसीजर भी होती है रिसर्च में, क्योंकि इसका यूज़ करके, सेकेंडरी डेटा का यूज़ करके हम अपने टाइम्स को सेव करते हैं, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस भी करते हैं। तो अगर आपको अपनी टाइम सेव करनी है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, यानी कम पैसे लगाने हैं, तो उसके लिए हम सेकेंडरी डेटा को प्रेफर करते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। जो हम डेटा सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे मैच कर रही है। ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप सेकेंडरी डेटा होती है उसमें रिस्क क्रेडिबिलिटी की ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइमरी डेटा में रिस्क और क्रेडिबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी डेटा आप खुद जाके कलेक्ट करते हो। तो जब खुद जाके हम उस डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी क्रेडिबिलिटी होती है, जो रिलायंस होती है, आपका विश्वास होता है, वो आप खुद जान के, खुद ऑब्जर्व करके कलेक्ट कर रहे हो। इस वजह से आपके बेसिस पे वो रिस्क वहाँ पे क्या होंगे, डिक्लाइन हो जाएंगी, कम हो जाती है। ओके। सो देयर ये डिफरेंस होती है प्राइमरी एंड सेकेंड डेटा में। क्रेडिबिलिटी आपको ध्यान देना पड़ेगा रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक में। नेक्स्ट आता है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पॉपुलेशन होती है, अगर ये एक पॉपुलेशन है, इसमें मैंने बहुत सारे पॉपुलेशन में कुछ सैंपल मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया और उस सैंपल के बेसिस पे हम जज कर लेते हैं कि ये पॉपुलेशन कैसी है। इसको बोला जाएगा जनरलाइजेबिलिटी। मतलब इट रिलेटेड टू वैलिडिटी, इसका संबंध भी वैलिडिटी से ही होता है। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू डिग्री टू विच द रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाई टू अ लार्जर पॉपुलेशन। यानी रिसर्च, हम जो भी चीज़ें फाइंड करना चाहते हैं वो हम पहले एक लार्जर पॉपुलेशन में अप्लाई करते हैं, उसके बाद वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस सब सैंपल के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशंस को हम
रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये पूरी पॉपुलेशन सही है। सपोज एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप क्या करते हैं, जब भी दुकान पे जाते हैं तो आप चावल या गेहूँ खरीदने से पहले उसके सैंपल देखते हैं। तो आप थोड़े से उस बोरे में से या फिर जो भी कैंटीन होता है उसमें से निकाल के, कंटेनर होता है उसमें से निकाल के आप चेक करते हो कि हाँ ये सही है। तो उसके बेसिस पे आप पूरे कंटेनर को जज कर लेते हो कि पूरे कंटेनर सही होगा। वो आपका जनरलाइजेबिलिटी हो जाती है, उसी को हम जनरलाइजेबिलिटी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो भी रिसर्चर होता है ना, वो एक सैंपल के बेसिस पे ये फाइंड कर लेता है कि हाँ पूरी पॉपुलेशन क्या होगी, गुड है, सही है, एप्लीकेबल है हमारे रिसर्च के लिए। ये होता है जनरलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। व्हाट इज एम्पिरिकल रिसर्च? ये भी आपका रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये जो आपका होता है ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके एक्सपीरियंस से आती है। हम जब भी रिसर्च करेंगे तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें एक्सपीरियंस से पता चल जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इम्पीरियल रिसर्च क्या होगा, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आती है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ें आती है, ऑब्जर्वेशंस करने से भी आती है। तो रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा उसको, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, या ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बेसिस पे वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वहाँ पे नॉलेज गेन करेगा, डाटा कलेक्ट कर लेता है। और उसके बेसिस पे फिर वो क्या करेगा कि जो भी रियल सिचुएशन है वो कॉन्क्रीट करेगा और डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो डिसाइड कर लेगा यहाँ पे कि मुझे अब रिसर्च किस बेसिस पे करना है। यहाँ पे सिस्टमेटिक, फॉर एक रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज़ टू बी सिस्टमेटिक। जब भी हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च इफेक्टिव कब कहलाएगा, रिसर्च इफेक्टिव तब कहलाएगा जब आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। यानी आप पहले स्टेप बना लेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे आप ये सारे स्टेप्स बना के ही आप वहाँ पे क्या करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च करोगे। तो तभी जाके आपकी रिसर्च क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तभी जाके आप रिसर्च को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव होगा। इट इज़ ओनली अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क। जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो सबसे पहले आपका एक अप्रोच होना चाहिए। वो अप्रोच क्या होता है, सिस्टम होना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से आप रिसर्च करोगे। ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर। हर एक स्टेप दूसरे स्टेप को फॉलो करता है। देयर आर सेट ऑफ प्रोसीजर्स। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे प्रोसीजर्स बनाए गए होते हैं। एंड दैट हैव बीन टेस्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड आर दस सुटेबल टू यूज इन रिसर्च। इस तरीके से वो एक एक पीरियड ऑफ टाइम में सारे टेस्ट्स किए जाते हैं। उसके बाद हम अपने रिसर्च में जो भी रिजल्ट आता है उसको हम फिर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे आपका, नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल फैक्टर्स। व्हाट इज कंट्रोल फैक्टर्स? इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर। रियल लाइफ में क्या होगा कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो मेरे कंट्रोल फैक्टर्स कहलाते हैं। देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर। एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं दैट अफेक्ट्स एन आउटकम ऑफ एन इवेंट, जो किसी भी इवेंट्स के आउटकम्स को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। सो सिमिलरली इन रिसर्च वेरियस फैक्टर में अफेक्ट द आउटकम्स एंड सम आर टेकन एज कंट्रोल फैक्टर्स। सेम उसी तरह रिसर्च में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आउटकम पे अफेक्ट डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वेयर एज द अदर्स आर टेस्टेड फॉर पॉसिबल आउटकम्स। सो द concept of control implies that in exploring causality in relation with two variables, we set up a study in a way that minimize the effect of other factors affecting the relationship. तो कंट्रोल फैक्टर्स वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई फैक्टर्स है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको हम क्या करते हैं, उनके वजह से ही हमारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर वो प्रभाव डालता है और उनके बीच में एक अफेक्टिंग रिलेशनशिप बन जाती है। तो ये बोला गया कि कंट्रोल फैक्टर्स और वेरिएबल्स को जो होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो दूसरे वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब भी आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में आपको ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन से फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं
उसको आप कंट्रोल करके मैनिपुलेशन करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके प्रभाव को आपको देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट्स डिसाइड करोगे। नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिक। साइक्लिक क्यों बोला गया है? रिसर्च जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। यानी अगर मैंने कोई प्रॉब्लम ढूंढा, उस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, फिर सॉल्यूशन जैसे ढूंढा फिर दूसरा प्रॉब्लम्स आ जाएगा। यानी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम पे ही ख़त्म होती है रिसर्च, इसलिए इसको साइक्लिक बोला गया है। सो रिसर्च इज अ साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम। सो ये बोला गया है पे रिसर्च। अब नेक्स्ट है लॉजिकल। व्हाट इज लॉजिकल? लॉजिकल का मतलब होता है तर्क, यानी आप अपनी बुद्धि कॉमन सेंस के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी सोल्यूशन बनाते हो, उसको बोला गया है यहाँ पे। द स्टेटमेंट अ गुड रिसर्च इज लॉजिकल, यानी एक गुड रिसर्च कब बोला जाएगा? लॉजिकल होगा, या इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज गाइडेड बाय द रूल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। एक गुड रिसर्च तब बोलेंगे जिसमें लॉजिक चीज़ होती है। लॉजिक में दो चीज़ें आएगी, डिडक्शन आएगी और इंडक्शन आएगी। डिडक्शन में क्या होगा? डिडक्शन में क्या होगा? जनरल से स्पेशल की तरफ हम चलते हैं, और इंडक्शन में क्या होगा? स्पेशल से जनरल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जब भी अगर कोई गुड रिसर्च कर रहे हो, यानी कोई रिसर्च अच्छा तब माना जाएगा जब वो लॉजिकल होती है। ठीक है, इसमें हाइपोथेसिस हम क्रिएट कर सकते हैं। इंडक्शन एंड डिडक्शन आर ग्रेट वैल्यू इन रिसर्च विच हैव बीन डिस्कस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं जो कि आगे आप सीखेंगे। इसके बाद रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में कोई प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन आपने निकाला, और अगर बार बार आप उस प्रॉब्लम का सेम तरीके से आप वो फिर वापस सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो उसका बार बार रिपीट हो रहा है। रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर रिजल्ट किसी का बार बार रिपीट होता है उसको बोलेंगे रेप्लिकेबल। These characteristics allow the result of research to be verified by the replicating the study and thereby building a sound basis of decision. हम कोई रिसर्च करते हैं, अगर उस रिसर्च को हम बार बार हम उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने पे उसके रिजल्ट सेम आते हैं हर बार, तो हम बोलेंगे कि वो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी है वो रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब मेरी रिजल्ट सेम आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये मेरा रेप्लिकेट है। और उस केस में हम अपना फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन बना सकते हैं। ये 12 पूरे आपके रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं इनसे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, रिसर्च को हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। कितने तरह के होते हैं? फ्रॉम द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च जो है यहाँ पे 4 तरह के होते हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, अब हम यहाँ और भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव रिसर्च में देखिए क्या क्या 4 होते हैं, ये याद रखेंगे। एक्सपेरिमेंटल भी आ जाती है। आउटपुट के बेसिस पे रिसर्च 2 तरह की होंगी, फंडामेंटल अप्लाइड होगी। लॉजिक के बेस पे दो तरह की रिसर्च होगी, डिडक्टिव इंडक्टिव। प्रोसेस के बेसिस पे 2 तरह की होगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इंक्वायरी मोड के बेसिस पे स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। आइडिया या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल या एम्पिरिकल। ठीक है, एम्पिरिकल का मतलब होता है जो नॉलेज मुझे मिल रही है वो नॉलेज मुझे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिल रही है, उसको एम्पिरिकल बोलेंगे यहाँ पे। एक एक करके हम समझेंगे। तो पहले मैं समझूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है? एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, मतलब ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी होती है। एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसी भी इवेंट, किसी भी कोई घटना हो गई है, कोई सिचुएशन है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको वो एक्सप्लेन करता है। रिसर्च दैट डिस्क्राइब अ सिचुएशन, एन इवेंट, एन इंस्टीट्यूशन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो कहलाएगा अगर कोई इवेंट है, कोई सिचुएशन है, या कोई ऐसा चीज़ है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि इसमें जो भी हम डेटा लिखते हैं वो डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं।
इन सिंपल वर्ड्स बोला जाए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द फिनोमिना, ऑब्जर्विंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, किसी भी फिनोमिना, कोई इवेंट्स है, कोई ऑब्जर्व मैंने किया उसको डेटा का फॉर्म में लिखेंगे, कोई मैंने कंक्लूजन निकाला उसको भी डेटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। इसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव जो होती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा इज कलेक्टेड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो तरह की होगी, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहलाएगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होगा, वन टाइम इंस्ट्रक्शन और वन टाइम डेटा कलेक्शन, मतलब आप केवल एक बार ही डेटा को कलेक्ट करते हो, वन टाइम ही डेटा को कलेक्ट करते हो, वो मेरा क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होगा कि स्टडी दैट कलेक्ट्स डेटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल्स, यानी एक ही पर्सन से वो एक से ज़्यादा बार डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, एक ही पर्सन से एक से ज़्यादा बार डेटा कलेक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहलाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्रॉस सेक्शनल स्टडी है कि नहीं है, या ऐसे पूछ सकता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम डेटा कितनी बार कलेक्ट करते हैं। तो याद रखेंगे इसमें केवल एक टाइम में ही डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, सो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बेसिक याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब कुछ इसी का है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, याद रखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सर्वे रिसर्च भी आएंगी, कोरिलेशनल स्टडीज़ भी आती हैं, एंड कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज़ भी आती है, क्योंकि ये मेन टाइप्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के मेन टाइप्स होते हैं तीन। सर्विस रिसर्च, सर्वे रिसर्च करने के लिए भी चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं वहाँ पे। कोरिलेशनल स्टडीज़, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। एंड कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज़, कैजुअल का मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट हम देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। इसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी एंड एनालिटिकल रिसर्च, ये सारे जो होते हैं वेरिएंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं। ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं, लेकिन ये अलग तरह के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं। इसके बाद आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च? ये जो रिसर्च होता है इसका यूज सोशल साइंस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। इट इज कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिनोमिना एंड आफ्टर इट हैज ऑकर्ड और एट द टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस। ये कब कंडक्ट किया जाएगा? जब कोई फिनोमिना या कोई इवेंट्स होने वाला रहता है या हो चुका रहता है, या उसके होने पर ही हम ये चीज़ें, ये रिसर्च करते हैं। यानी कोई इवेंट है जो पहले से हो चुका है, ठीक है, कोई इवेंट है जो पहले से हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, उसके बेसिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, इट बेसिकली डील्स विथ नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ फिनोमिना। इसमें जो भी फैक्टर्स होती है ना, उसको यानी वेरिएबल्स जो होते हैं उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये नॉन मैनिपुलेटेड होती है। इसमें याद रखना है कि ये कहाँ यूज़ होता है, सोशल साइंस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, सोशल साइंस यानी जो सामाजिक के बेसिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें पुराने तरीके से चले आ रही है, उस चीज़ में हम रिसर्च करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे हम ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च लगाएंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, समवॉट सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तरह ही होता है, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के सिमिलर ही जैसा होता है कभी कभी, लेकिन इसके जो डायमेंशन हो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह है। ये जो यूजली हम इसका फोकस जो होता है हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। यानी जो इतिहास में कोई इवेंट्स या इतिहास में कोई इशू हो चुकी है इतिहास में, यानी हमारे हिस्टोरिकल कोई प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर फोकस करके हम रिसर्च करते हैं, तो वो मेरा हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख लेंगे कि इंडिया में यहाँ पे बोला गया है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, इवैल्यूएशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये सारे तो पुराने तरीके से चले आ रहे हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। पुराने ज़माने में एजुकेशन सिस्टम क्या थी, आज एजुकेशन सिस्टम क्या है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुकी है इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारे हमारे जो रिसर्च हो रही है कंटिन्यू हम
रिसर्च कर रहे हैं, बेटर आउटपुट निकाल रहे हैं, ये हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होगा? इन दिस मेथड द रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। इसमें रिसर्चर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का ही यूज करता है जो पहले से अवेलेबल होता है। इट अटेम्प्ट्स टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स। और इसमें इस रिसर्च में ये होता है कि हम हमेशा उसका इवैल्यूएशन करते रहेंगे ताकि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होगा उसको हम समझ सकें, बाहर निकाल सकें। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। This research attempts to answer how and why between two aspects of situation or a phenomenon. ये जो रिसर्च होता है ये कोशिश करता है कि कोई सिचुएशन या इवेंट्स है उसके बीच में हाउ एंड वाई के क्वेश्चंस निकालता है। हाउ यानी कैसे उसके बीच में रिलेशंस बन रहे हैं और क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई इवेंट्स हो गया, कोई सिचुएशन हो गया, तो दो एक्सपेक्ट को लेके हमेशा हम हाउ एंड वाई से क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे, वाई एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड टू रोड लर्निंग। ठीक है, एंड वाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड टू हार्ट डिसीज। देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि वाई एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस, यानी एग्जामिनेशन जब भी होती है तो हमेशा स्ट्रेस क्यों आ जाती है, क्यों हम स्ट्रेस होने की वजह से क्यों हार्ट डिसीज होने लगती है। तो ये सब आपका रिलेशन यहाँ पे एक बनाया जा रहा है। तो इसके बीच में हम जब रिसर्च करना शुरू करेंगे तो ये मेरा कौन सा रिसर्च कहलाएगा? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। अब हमारा ये लास्ट है आपका इस टाइप का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए यहाँ पे नाम से समझ में आना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करने का मतलब होता है खोल देना। ठीक है, सो इट इज़ जनरली डन इन बिगिनिंग ऑफ रिसर्च। ये चीज़ें रिसर्च के स्टार्टिंग में किया जाता है। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज नोन, यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वहाँ पे आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज पता होगा, उस एरिया के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। सो इट इज अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज नोन और टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी एंड इज अकाउंट टू फिजिबिलिटी स्टडी और पायलट स्टडी। जब भी हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करेंगे तो सबसे पहला चीज़ तो मुझे उस एरिया के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जब थोड़ा नॉलेज होगा तो उस नॉलेज को मैं बढ़ा सकता हूँ रिसर्च के द्वारा, रिसर्च करके द्वारा। सो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। तो स्मॉल स्केल स्टडी करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स कितना दूर तक चलेगा, क्या वैल्यू है उसकी। इसके बाद ये इट अटेम्प्ट्स टू क्लेरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। और साथ में ये भी होगा कि इनके बीच में रिलेशन क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, ये भी चीज़ें पता चल जाती है। द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पर्पस होता है टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, टू डिफाइन टर्म्स, टू क्लैरिफाई प्रॉब्लम्स, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू एस्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डेवलप क्वेश्चंस टू बी आंसर। यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करने के ये सारे पर्पस हो जाएंगे कि आप पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गेन करो, आप कोई पर्टिकुलर टर्म्स है उसको डिफाइन करो, उसकी मीनिंग्स बताओ, कोई प्रॉब्लम्स है उसको क्लैरिफाई करो कि प्रॉब्लम्स है क्या, हाइपोथेसिस आपको बनानी पड़ेगी, रिसर्च प्रायोरिटीज़ में इस्टेब्लिश करेंगे कि कौन सा चीज़ हमें पहले रिसर्च करनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे रिसर्च का। इसके बाद हम क्वेश्चंस बनाएंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे। फोर्थ है इट मेक्स यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये जो है सेकेंडरी डेटा का भी यूज़ करते हैं, मेनली लिटरेचर रिव्यू एंड एक्सपीरियंस सर्वे भी करते हैं, केस स्टडीज, इंटरव्यूज़, इन सब पे भी वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे सेकेंडरी डेटा के पार्ट्स होते हैं। एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड डेल्फी टेक्निक, ये सारे यूज़ करके वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। तो रिसर्चर जो होता है अगर वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करेगा तो ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रख कर ही वो रिसर्च करेगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आपको यहाँ पे सेकेंडरी डेटा मिल जाएगी, उसके बाद आपको पर्पस पता होना चाहिए एंड देन फिर आप वाई एंड हाउ से क्वेश्चंस
पूछ के आप रिलेशनशिप बनाओगे सिचुएशन के बीच में। इसके बाद आपको पहले उस चीज़ के बारे में पहले से थोड़ा पता होना चाहिए, लिटिल नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे करके मैंने देखिए ये आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च बताया मैंने, अभी और भी है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।